जय हिंद। वेलकम टू एके स्टडी जोन। हम लोग एडुटेरिया के सुपर 50 का सेट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग सेट 7 तक कर चुके हैं। आज हम लोग सेट 8वां करेंगे। आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग जाकर टेलीग्राम से अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना समय व्यतीत किए हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, झील। झील क्या है? ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। बाकी पार्क, बांध और खेत ये सभी के सभी क्या है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो स्वपोषी घटक हो जाएगा कौन हो जाएगा? पादप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि पौधे के अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है और वह स्वयं का पोषण करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, पराबैंगनी किरण किस प्रकार के कैंसर का कारण बनता है? तो पराबैंगनी किरण है वह त्वचा के कैंसर का कारण बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो हम लोग देखते हैं कि कौन इसमें ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो पहले देखते हैं CO2, यह ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन यह भी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से ऊर्जा स्रोत में से कौन सा ऊर्जा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है या सर्वोत्तम है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सौर सेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर सेल। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जैव ईंधन के संबंध में देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन देख के, ऑप्शन ए है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। जी नहीं, जैव ईंधन लागत प्रभावी नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यही सत्य नहीं है। बाकी देख लेते हैं आगे ऑप्शन क्या है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, तो यह सही है कि जैव ईंधन मक्का से बनता है। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूलन है, तो जी जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूलन होता है। ऑप्शन डी क्या है? जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, तो यह भी सही है कि जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजानिया में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो भारत के तमिलनाडु जो राज्य है वहां पे लौटते हुए मानसून के कारण क्या होती है? वर्षा होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन आता है पहले इसको हम देख ले रहे हैं। तो इथोपिया, जिबूती और सोमालिया ये सभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। बरमुड्डा जो है वह हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बरमुड्डा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त होती है? तो काजू की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली मिट्टी लेटराइट मिट्टी है। क्या है? लेटराइट मिट्टी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लेटराइट मिट्टी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का जो गठन किया गया था वह किया गया था सन 1983 ईस्वी में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सन 1983 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का जो शुरुआत किया गया था सन 1952 ईस्वी में किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सन 1952। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है, अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, तृतीय क्षेत्र। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को
स्थिर दाम पर मापा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्थिर दाम। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट अर्थात एविल ऑफ ऑल एविल कहा था? तो यह किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा बोला गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है? तो जब हम एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाकर इमदाद को जोड़ते हैं तब उससे क्या निकलता है? राष्ट्रीय आय निकलता है। अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, समान कार्य के बदले समान वेतन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस में सुनिश्चित किया गया है? तो यह जो सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सुनिश्चित किया गया है। इसमें जिक्र किया गया है कि समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है उसको देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महान्यायवादी के पास। किसका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? महान्यायवादी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन में कहा गया है कि वर्ष 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी जितनी शक्तियां हैं वो किसके पास में रहेगा? राष्ट्रपति के पास में रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद बैठक होना क्या है? आवश्यक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, किसके द्वारा? तो यह संसद में साधारण बहुमत के द्वारा पारित होना अनिवार्य है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी बी.आर. मेहता को कहा जाता है। किसे कहा गया है? बी.आर. मेहता को। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बी.आर. मेहता। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया था? तो यह अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का जो शुरुआत किया गया था वो किया गया था 1892 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो लिखित संविधान की जो अवधारणा है वह फ्रांस की देन है। अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। जबकि छोटा लिखित संविधान किसका है? अमेरिका के पास में है। ब्रिटेन के पास में सर्वप्रथम संविधान बनाया गया था जो मौखिक रूप से है, और भारत के पास में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत के पास में है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण करवाया था वह करवाया गया था राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो सल्तनत काल में जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो किसका था? तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक का था। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। और सबसे ज्यादा दिन तक अगर सल्तनत काल में कोई शासन किया है तो वो तुगलक वंश शासन किया है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और सबसे कम दिनों तक शासन जो किया है या सबसे कम सालों तक जो शासन किया है वो किया है क्या बोलते हैं? खिलजी वंश सबसे कम सालों तक शासन किया है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो उस कर को बोला जाता था जजिया कर। गैर मुसलमान कहने का मतलब है कि मुसलमान को छोड़कर अन्य सभी धर्मों से जो कर लिया जाता था उसे गैर कर कहा जाता है, गैर मुसलमान कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जजिया कर। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों का विचार कीजिए। तो शाहजहां के शासनकाल में मात्र एक विदेशी यात्री आए हुए थे, कौन था? मनुची।
इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल सी, मनुची। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख राज बेटकर अर्थात हाथियों का शिकार के रूप में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवराय द्वितीय। यह जो थे संगम वंश के थे। किस वंश के थे, संगम वंश के थे, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, गिरनार अभिलेख जो गुजरात में स्थित है, निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है, यह रुद्र दामन से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, रुद्र दामन। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन था? शैव मत का जो सबसे पुराना संप्रदाय था हुआ था पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ। तो क्या हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, पशुपतिनाथ शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है, क्योंकि हम जानते हैं कि पशुपतिनाथ की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिला था। इसलिए सबसे पुराना संप्रदाय पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पशुपति जी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे और फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, जिसको आप लोग याद रखिएगा, फल्गु नदी को निरंजना नदी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, भारत में एक क्रांति होने जा रहा है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए। यह कथन किसके द्वारा बोला गया था? तो यह कथन बोला गया था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। यह कथन बोला गया था कि भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, असहयोग आंदोलन। आगे हम लोग देखते हैं भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था मध्य प्रदेश से। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, मध्य प्रदेश से। तो याद रखिएगा, मिट्टी बचाओ या मिट्टी बचाओ मत्स्य मिट्टी या मत्स्य मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, गांव में आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो गांव में आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1937 ईस्वी में हुआ था, फैजपुर में हुआ था। और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं, चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर 38 है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक उपाधि जो दिया गया था वह दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो शक्कर के मिश्रण के दौरान हमेशा जो यौगिक बनता है उस यौगिक का नाम है इथाइल अल्कोहल। तो आप लोग याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट 60। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में कोबाल्ट 60 नामक समस्थानी का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो कार्बन की मात्रा जो सर्वाधिक होती है वो होता है एंथ्रासाइट कोयला में। याद रखिएगा, लगभग 90 से 95% इसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है। और याद रखिएगा एक चीज और कि बिटुमिनस कोयला का उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? तो नाफ्टा के अंतर्गत एनए का मतलब होता है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड है, माने ये क्या है कि नॉर्थ अमेरिका में जितने देश हैं उसमें एक दूसरे के बीच में व्यापार से संबंधित है। ठीक है, समझौता है, व्यापार से संबंधित एक समझौता है। तो इसमें नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन आता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये सभी नॉर्थ अमेरिका में आता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष में मिलाकर रखा जाता है? रक्त कोष में मिलाकर रखने जाने वाला रसायन कौन हो गया? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो दोनों है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बी और सी क्या हो जाएगा, इसका दोनों आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं है, बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के दोनों क्या है, हरित गृह गैस है।
आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो जब दूरदृष्टि दोष होता है तो प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दूर तो मतलब रेटिना से दूर, मतलब रेटिना के पीछे। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद करने का ट्रिक क्या है, तो दूर 2 अक्षर का है, उत्तल कितने अक्षर का है, 3 अक्षर का है। तो याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष उत्तल, दूर 2 उत्तल 3। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा, कंफ्यूजन में आप लोग नहीं पड़िएगा। ठीक है, और निकट होता है 3 अक्षर का, तो उसके लिए अवतल जोड़ दीजिएगा। अवतल कितना अक्षर का होता है, 4 अक्षर, एक एक अक्षर बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, याद करने का सही तरीका है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अच्छा, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है, लेकिन निकट की वस्तु क्या होता है, दिखाई नहीं देती है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह एक स्थिति ऊंचाई पर घूमता रहता है, मतलब यह एक स्थित ऊंचाई है, उसी ऊंचाई पर क्या होता है, घूमता रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि कोई वस्तु विद्युतीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान विद्युतीय गति कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, चाल। एक समान जब चाल से चलेगा तो उसकी गति को एक समान विद्युतीय गति कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह पार्श्व तथा उल्टा होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, जल विद्युत उत्पादन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो पहला ऑप्शन इसमें है, इसमें गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होता है, तो ये सही है, क्योंकि वह पानी रुका होता है बांध बनाकर, इसीलिए स्थिति ऊर्जा उसमें होता है। दूसरा है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी होता है, तो 1 और 2 दोनों सही है। गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा ये नहीं होता है, गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा नहीं होता है। बर्नौली की द्रव गति की ये भी नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 1 और 2 दोनों। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है किसमें। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है वह करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसको, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।